ओके डियर सेकेंड ईयर क्लास, आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिकली रेगुलेशन ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन। लॉट्स ऑफ टाइम आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कभी कभार बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है और कभी कभार बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और कभी कभार इतना भी नहीं होता एटलीस्ट जितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करना है। फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द लूप ऑफ हैंडले, तो कहानी शुरू हो रही है यहाँ से, किस हिस्से से? लूप ऑफ हैंडले से। आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम इसे डिस्कस करेंगे। लूप ऑफ हैंडले में क्या चीज हो रही है? री एब्जॉर्प्शन हो रही। क्या चीज हो रही है जी? अब री एब्जॉर्प्शन का लफ्जी मतलब है कि यहाँ पर जो वाटर है वो दोबारा क्या हो रहा है? री ऑब्जर्व होकर वापस कहाँ पे आएगा? बूम एंड कैप्सूल के पास एंड कलेक्टिंग डक्ट, दो जगहों से पानी री ऑब्जर्व होगा, एक लूप ऑफ हैंडले और ये जो सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, नेफ्रॉन बेसिकली क्रिएट क्या करेगा? एंड मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इन द सराउंडिंग फ्लूइड। यहां से अगली बात देखनी है आप लोगों ने। नेफ्रॉन क्या करेगा? एक इन्वायरमेंट, ये सारा हिस्सा जो ये सारे रास्ते बने हुए ना, इनकी बाहर वाली साइडों पर NaCl की या नमक की कंसंट्रेशन को ज्यादा कर देगा। कंसंट्रेशन को, ये दोबारा फिर सुन लें, नेफ्रॉन क्रिएट एंड मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स। दोबारा फिर मैं बोल रहा हूँ, मेंटेन भी उसने करना है और क्रिएट भी करना है। ठीक है, किस लिए? हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। साल्ट कौन सा यूज हो रहा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, इन द सराउंडिंग फ्लूइड, यानी इसी फ्लूइड के सराउंडिंग के अंदर जो नेफ्रॉन का काम होगा कि वो यहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या कर देगा? हाई कर देगा। क्रिएट भी करेगा, मेंटेन भी करेगा और क्या कर देगा? हाई कंसंट्रेशन कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? इट इज डन बाय, अब ये सारा काम जो होगा, गौर से सुन लें, लूप ऑफ हैंडले में रीअब्जॉर्प्शन, कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन को हाई करना, इस सारे अमल को नाम देंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या नाम देंगे? अब ये हरगिज इसका ये मतलब नहीं कि कोई गुर्दे के अंदर करंट लगेगा। ठीक है, मतलब यह इसके लिए एक जुमला यूज किया जा रहा है। सबसे पहले आप सबको पता होगा, जब ऊपर से नीचे एक लिम्ब आ रही होती उसे हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। क्या नाम देते हैं? और जब ऊपर की तरफ जा रही होती उसे असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। तो दो बातें आपकी बुक में लिखी हैं कि सबसे पहले ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये परमिएबल है। क्या है? ये परमिएबल है। परमिएबल का मतलब है कि इसमें से आसानी से पानी आ भी सकता है और जा भी सकता है। इसके अंदर साल्ट भी आसानी से, यानी इसमें से चीजें आसानी से गुजर सकती हैं, ये कहने का मतलब है। बट नॉट टू साल्ट। परमिएबल फॉर वाटर, यानी इसमें पानी तो आ जा सकता है लेकिन साल्ट नॉट परमिएबल फॉर साल्ट। बात समझ आ रही थी? पहली बात आपने याद करनी, इसकी डिसेंडिंग लिम्ब में जब ऊपर से नीचे आप मूव करते हैं तो यहाँ पर पानी तो आसानी से इसमें से गुजर जाएगा लेकिन साल्ट इसमें से। ओके, अब इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। असेंडिंग लिम्ब, ये वाला जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इज इम्परमिएबल फॉर वाटर। ये पानी के लिए क्या होता है? इम्परमिएबल है। किसके लिए? पानी के लिए। बट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट साल्ट्स आउट ऑफ द ट्यूब्यूल। फिर वो आपकी बुक में ये कहा गया कि ये जो पोर्शन है ये पानी के लिए तो इम्परमिएबल है। क्या है? बट साल्ट के लिए, नमकियात के लिए, नमक के लिए एक्टिवली तौर पे ये नमक को इस हिस्से से बाहर निकाल सकता है। बात समझ आ रही? नहीं समझ आई होगी। अभी तक हमने 4-5 बातें डिस्कस की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि लूप ऑफ हैंडले और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर पानी रीअब्सॉर्ब हो रहा है। दूसरा हमने ये चीज देखी कि इस जगह पर, इस सराउंडिंग के अंदर कौन सी चीज है जो साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है? नेफ्रॉन। ठीक है, बेसिक यूनिट, यही खुद नेफ्रॉन की तो हम बात कर रहे हैं। तो ये सारा सराउंडिंग में इन चीजों को मेंटेन कर रहा है। फिर हमने यहाँ पे देखा दो चीजों के बारे में कि जो असेंडिंग लिम्ब है, सॉरी डिसेंडिंग है, और जो असेंडिंग है, इन दोनों में फर्क ये है
कि जो डिसेंडिंग नीचे की तरफ जाने वाली है वो परमिएबल है फॉर वाटर बट इम्परमिएबल है। अब सेम टू सेम असेंडिंग में उलट है, ये इम्परमिएबल है फॉर वाटर बट एक्टिवली तौर पे, यानी यहां से इस हिस्से से आप आसानी से नमक को बाहर निकाल सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको साल्ट को एक्टिवली तौर पर एटीपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। या फिर ये सोच लें कि जब यहाँ से नमक को बाहर निकाला जाएगा तो हमें हमारी एनर्जी खर्च होगी। क्या खर्च होगी? एनर्जी खर्च होगी। आपकी बुक पे लिखा है, अब यहाँ से सारी कहानी को हम सुनेंगे अच्छी तरह से। व्हेन फिल्ट्रेट, याद ना यहाँ से ग्लोमेरुलस से यहाँ पे आया फिल्ट्रेट, कहता है व्हेन फिल्ट्रेट फ्लोज थ्रू द डिसेंडिंग लिम्ब, अब इसमें पानी वो जब आता है फिल्ट्रेट होके, वाटर इज रीअब्जर्व्ड, तो इस पर आकर पानी क्या होगा जी? ओके, रीअब्जर्व इनटू सराउंडिंग फ्लूइड, इसके इर्द गिर्द जितना फ्लूइड होगा उसमें जज़ब हो जाएगा उसमें। ओके, बिकॉज सराउंडिंग फ्लूइड हैज मोर साल्ट, क्यों यहाँ पर आकर ऑब्जर्व होगा? क्योंकि इर्द गिर्द क्या है? साल्ट्स हैं, नमकियात हैं। क्लियर है बात, समझ आ रही? यहाँ पर आकर पानी क्या होगा बच्चों? रीअब्जर्व होगा, और रीअब्जर्व होने के पीछे रीजन क्या है? साल्ट, साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड। ओके, व्हेन फ्लूइड फ्लोज थ्रू द असेंडिंग लिम्ब, अब वही लिक्विड जब ऊपर की तरफ जाएगा आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, इट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू द सराउंडिंग फ्लूइड। अब क्या बात की उसने, जब नीचे आया तो यहाँ से पानी जज़ब हो गया, रीअब्जर्व हो गया, फ्लूइड के अंदर चला गया, लेकिन जब यहाँ से इधर आएगा, ये फ्लूइड की बात जो इसके अंदर फिल्ट्रेट आ रहा है, तो यहाँ से सोडियम ये इसके अंदर जो नमकियात होंगे वो एक्टिवली तौर पर बाहर चले जाएंगे, एक्टिवली तौर पे बाहर चले जाएंगे। फिर क्या होगा? इट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आयन फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू द सराउंडिंग फ्लूइड, द क्लोरीड आयंस फ्लो सोडियम आयन, तो यहाँ पर सोडियम के साथ क्लोरीन के आयंस भी क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। आगे क्या होगा? सो द साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड रिमेन्स हाई, तो साल्ट की कंसंट्रेशन इनमें क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। बात समझ आ रही? यहाँ पे क्या हुआ स्टार्टिंग में, अगर आप देखो तो थोड़ा सा ध्यान दो कि फ्लूइड पानी यहाँ पे रीअब्जर्व हो गया। बात समझ आ रही? अब पानी ही निकल गया तो पीछे क्या बचेगा? नमकियात, साल्ट ही बचेंगे, है ना? तो यहाँ पर तो ऑलरेडी साल्ट, तो यहाँ पर आने की वजह से अब इनमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कहता था क्लोराइड, आगे लिखा है एज यूरिन पासेस डाउन द कलेक्टिंग डक्ट थ्रू दिस साल्टी फ्लूइड, water moves out by osmosis and enter blood and the vas recta। ये दोबारा सुने जरा इस लाइन को। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने देखा कि पानी निकल गया सारा, इस असेंडिंग में आते हुए इसके अंदर नमकियात बढ़ चुकी हैं, और जैसे ही अब यूरिन यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि साल्ट तो बहुत ज्यादा है, आगे सिर्फ यूरिन ने ट्रांसफर होना है, ठीक है, इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और उसके बाद पेल्विस, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा। हम गुर्दे के अंदर की बातें कर रहे हैं। तो जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट के अंदर अब चीजें आएंगी, क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन तो पहले क्या है? बहुत ज्यादा है, पहले क्या है? अब यहां से इस लाइन को दोबारा देखिए, एज यूरिन पासेस डाउन द कलेक्टिंग डक्ट, जैसे कलेक्टिंग डक्ट में वो नीचे की तरफ जाएगा यूरिन, फिर क्या होगा? थ्रू दिस साल्टी फ्लूइड, इसी नमकियात वाले फ्लूइड में से वाटर मूव्स आउट, तो पानी यहां से क्या होता जाएगा? साथ साथ बाहर निकलता जाएगा। पानी क्या होता जाएगा जी? किस अमल के जरिए? बाय ओस्मोसिस के जरिए। किसके जरिए? अब मुझे खुद बताओ, एक मिनट सुने जरा, देखें जरा, जब यहाँ पर आकर इस जगह पर आकर वो फ्लूइड नीचे जब जा रहा होगा, या यूरिन जब नीचे जा रहा होगा, ठीक है, तो इसमें से मूव क्या चीज करेगी? वाटर। क्या निकलेगा जी? वाटर। किस अमल के जरिए? ओस्मोसिस के जरिए। जब ओस्मोसिस के जरिए पानी निकल रहा होगा तो नीचे जाते हुए यूरिन क्या हो जाएगा? ओवरऑल कंसंट्रेटेड होता जाएगा। क्या होता जाएगा? अब इसका टोटली वाइस वर्सा हम करें, इसका टोटली उलट करें, तो यहाँ पर पानी जज़ब भी नहीं होगा। फर्ज करें यहाँ पे पानी जज़ब नहीं होगा तो यहाँ पे नमकियात ज्यादा नहीं होंगे। अगर यहाँ पे नमकियात ज्यादा नहीं होंगे तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो पानी बाहर आएगा नहीं, तो सारा पानी यूरिन के जरिए क्या होगा? निकल जाएगा। तो उसे कहते हैं डाइल्यूट यूरिन। ये जो यूरिन होगा ये कंसंट्रेटेड होगा, और ये बाकी जिसमें पानी की मकदार ज्यादा होगी वो क्या होगा? तो ये जो मैकेनिज्म, बेसिकली इसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। समझ आ गई आप लोग? एनी क्वेश्चन सो आप यू मे कैन आस्क टू मी। अगला आपका जो टॉपिक है बच्चों
उसका नाम है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी फंक्शन। अब टॉपिक से आपको क्या लग रहा है कि किडनी को या किडनी के काम को कंट्रोल कौन करने वाले हैं? हार्मोन्स। कौन कंट्रोल करेंगे? अब बुक को थोड़ा सा हम यहाँ पे रुकेंगे। अब मुझे बताओ पहले हार्मोन्स क्या होते हैं। एक हमें हार्मोन्स का पता होना चाहिए, फिर हमें ये इसके बारे में सीखना पड़ेगा कि हार्मोन खारिज कहाँ से होते हैं, फिर खारिज होने के बाद इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो हार्मोन, इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले ये 3-4 चीजों को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, पहली चीज हार्मोन है। बेसिकली हार्मोन केमिकल मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं? जो ग्लैंड से खारिज होते हैं। किससे खारिज हो रहे हैं जी? याद है ना आप लोगों को? पिट्यूटरी ग्लैंड, पंक्रियाज या हाइपोथैलेमस, अकेला थैलेमस, थायराइड ग्लैंड, ये सारी इसकी टाइप्स थी। तो अब हार्मोन, कोई भी हार्मोन क्या बेसिकली इज अ केमिकल मैसेंजर, कोई भी केमिकल मैसेंजर है। तो अब हमने अपनी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिस्कस करेंगे तो कौन से हार्मोन आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो देखें जरा, व्हेन बॉडी नीड्स टू कंजर्व वाटर, कंडीशन समझनी पहले कि जिस्म को जरूरत है कि वो पानी को बचा के रखे। आम लफ्जों में बॉडी को पानी मिल नहीं रहा, आम लफ्जों में बॉडी को पानी मिल नहीं रहा। किडनी एक्सक्रीट आ हाइपरटोनिक यूरिन। दो कंडीशन है, गौर से सुनना है। सबसे पहली चीज, जब जरूरत है कि कंजर्व कर ले, क्या कर ले? कंजर्व करना है, यानी पानी बचाना है। जब पानी बचेगा तो यूरिन किस तरह का बनेगा? हाइपरटोनिक। क्या बनेगा जी? ये लफ्ज सुन ले अच्छी तरह से, काम आएगा आगे चल के। हाइपरटोनिक का मतलब है कि उस यूरिन के अंदर साल्ट की मुकदार हाई होगी। साल्ट की मुकदार क्या होगी? बात समझ आ रही? यानी लिक्विड बहुत कम होगा, सिर्फ और सिर्फ साल्ट और थोड़ा बहुत लिक्विड की कंसंट्रेशन होगी। बात समझ आ रही? आगे, व्हेन देयर इज मच वाटर इन द बॉडी, अब पानी बहुत ज्यादा है, पानी क्या है? किडनी एक्सक्रीट हाइपरटोनिक की बजाय हाइपोटोनिक। अब यहाँ पे क्या था? लेस वाटर। क्या है बच्चे? बट अगर मच वाटर हो तो फिर कौन सा यूरिन बनेगा? हाइपोटोनिक यूरिन। क्या मतलब होगा? यस, साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी जी? डिक्रीज होगी। ये दो बातें समझ आ गई, ये इंट्रो के अंदर आपकी बुक में लिखी हुई है। अब हमने डिस्कस करना है सबसे पहले, द फंक्शंस ऑफ किडनी आर कोऑर्डिनेटेड फॉलोइंग हार्मोन। दो हार्मोन्स है जिनको हमने डिस्कस करना है ताकि हमें समझ आ जाए तो ओवरऑल ये बात हो क्या रही है। ठीक है, सबसे पहला हार्मोन है ADH। ADH एंटी डाईयूरेटिक, H से एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब लफ्ज देख लो खुद, आपको खुद समझ आ जाएगा। अब पढ़ते हैं इसे, फिर आपको समझ आएगी। बेसिकली ये क्या है? वाटर कंजर्वेशन के लिए एक हार्मोन है। किसके लिए यूज हो रहा है? मैंने आपको बोला दो हालतों पे हमने डिस्कस करना है। एक, जब पानी कम है और साल्ट हाइपरटोनिक होगा, यूरिन हाइपरटोनिक होगा। दूसरा, जब पानी बहुत ज्यादा है तो यूरिन क्या होगा? हाइपोटोनिक होगा। ठीक है, आगे अगर आप देखें तो इस हार्मोन के अंदर सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होगा। कहां से? हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होगा और सिक्रेटेड होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। किस ग्लैंड से? ये दो बातें गौर से सुननी अच्छी तरह से, गौर से सुननी इस बात को। पैदा कहां पे हो रहा है, लेकिन सिक्रेट कहां से हो रहा है? दोनों बातें अजीब है, दोनों बातें डिफर, कंफ्यूजन में डालने वाली। असल में होगा ये, पैदा तो हाइपोथैलेमस में होगा लेकिन इसे सिक्रीट करवाने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड बताएगा कि नीचे यानी गुर्दों के अंदर साल्ट की मुकदार बढ़ चुकी है, साल्ट की मुकदार बढ़ चुकी है और पानी की मुकदार क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। अगर पानी की मुकदार कम होगी तो ये हार्मोन फौरन दिमाग तक ये मैसेज जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट के इर्द गिर्द, यहाँ पे अभी हमने बनाई है ना कलेक्टिंग डक्ट,
तो इसके गिर्द सारा जो मैकेनिज्म हो जाएगा ना सोडियम क्लोराइड का, किसका, सोडियम क्लोराइड का मैसेज ऊपर दिमाग तक जाएगा और ये पिट्यूटरी ग्लैंड फिर हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि भाई तू एडीएच को रिलीज कर, किसको रिलीज कर। अब हम इसे पढ़ते हैं, कहता है व्हेन बॉडी इज डिहाइड्रेटेड, डी मतलब नॉट, डी मतलब जब जिस्म के अंदर पानी नहीं है, व्हेन बॉडी इज नॉट डिहाइड्रेटेड और हैज टेकन साल्टी फूड, या आपने बहुत ज्यादा क्या खा लिया है, साल्टी नमकियात वाला खाना खा लिया, या तो जिस्म क्या हो, डिहाइड्रेटेड हो, या फिर साल्टी फूड आपने खा ली, क्या खा ली जी। फिर क्या होता है, द हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इन ब्लड इज डिटेक्टेड बाय ओस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। अब ये कहानी को सुनते हैं। जैसे ही फर्ज कर लें ये खून की एक नाली है, खून की एक नाली के अंदर ज्यादा मुकदार हो गई है ब्लड की, किसकी, नमकियात की, किसकी जी, सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। इस चीज को डिटेक्ट करेंगे ओस्मो रिसेप्टर्स, कौन डिटेक्ट करेंगे, ओस्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करने के बाद मैसेज भेज देंगे हाइपोथैलेमस। बात समझ आ गई, आप सबको समझ आ रही इस बात की। देखिए सोडियम कब ज्यादा होगा, जब आपने डिहाइड्रेटेड है, आपने पानी ही नहीं पिया काफी दिनों से, या फिर आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया है जो साल्टी है, उसके अंदर नमकियात बहुत ज्यादा है, क्लियर। तो जैसे ही ये चीजों में इजाफा होगा, यानी सोडियम क्लोराइड में इजाफा होगा, तो एक रिसेप्टर पड़ा हुआ है, रिसेप्टर पड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है, ओस्मो रिसेप्टर। ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, क्या करेगा भाई, डिटेक्ट करेगा किस चीज को, नमकियात को, और मैसेज कहां पे भेजेगा, हाइपोथैलेमस पे। कहां पे मैसेज भेज देगा जी, ओके गुड। आगे देखें, द हाइपोथैलेमस सेंड सिग्नल टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब ये हाइपोथैलेमस कहां पे सिग्नल भेजेगा भाई, पोस्टीरियर पी ग्लैंड को। मैकेनिज्म समझ आ रहा है। अब नमकियात ज्यादा हो गए, उन्हें ओस्मो रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, तो हाइपोथैलेमस, अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, यहां से सिग्नल भेजेगा, क्या काम करेगा जी, सिग्नल भेजेगा। किस चीज का सिग्नल होगा जरा बताओ मुझे, किस चीज को डिटेक्ट किया गया, नमकियात को, साल्ट को डिटेक्ट किया गया, तो इसी चीज का सिग्नल जाएगा। तो ये क्या करेगा बेसिकली तौर पे, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर यहाँ पर आकर हमारी बॉडी के अंदर थर्स्ट पैदा करेगा, अ सेंसेशन ऑफ थर्स्ट। थर्स्ट किसे कहते हैं, थर्स्टी क्रो, क्या था, प्यास, प्यासा कौवा, है ना। तो हमारी बॉडी में ये जो चीज होगी ये क्या पैदा करेगी, सेंसेशन, सेंसेशन ऑफ थर्स्ट। अब आप खुद सोचो, समझ आ रही बातें आपस में किस तरह इंटरलिंक हो रही। अगर पानी की प्यास होगी, लगेगी हमें, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली पानी पिएंगे, सिंपल सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे लिखा है टू क्रिएट अ सेंसेशन ऑफ थर्स्ट एंड टू रिलीज एडीएच। दो काम होने हैं, पहला काम सेंसेशन ऑफ थर्स्ट, नंबर 2 पे क्या होगा, एडीएच रिलीज होगा, एडीएच रिलीज होगा। एडीएच जो है एक्ट्स ऑन द वॉल ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। अब कहां पे जाके ये हमला करने वाला है, कलेक्टिंग डक्ट की वॉल्स पे, कहां पे, एंड मेक देम मोर परमिएबल टू वाटर। यहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा, एक्ट करेगा कहां पे, वॉल्व ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट की वॉल पे असरअंदाज होगा और इसे क्या कर देगा, मोर परमिएबल कर देगा, मोर परमिएबल फॉर वाटर। पानी के लिए क्या कर देगा भी, उसे परमिएबल कर देगा, क्या कर देगा, परमिएबल कर देगा, ठीक है। सो मोर वाटर मूव्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द हाइपरटोनिक फ्लूइड एंड देन इनटू द ब्लड। तो इसी वजह से ज्यादा जो पानी होगा वो इसी हाइपरटोनिक फ्लूइड में आ जाएगा, जिसमें पहले क्या थे, बहुत ज्यादा नमकियात थे, क्या थे, नमकियात थे। इन दिस वे
कंसंट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस, और इस लिहाज से कैसा यूरिन पैदा होगा, एंड वाटर इज कंजर्व, और पानी क्या होगा जी, बचा लिया जाएगा। पानी क्या कर लिया जाएगा। आप देखें जब ये कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा था ना, उन्होंने ये बोला, दिमाग को एक सिग्नल मिला कि भाई पानी है ही नहीं, तो जो फिल्टर उसने कर दिया था यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में जो आ चुका था, वहां पर आकर ये इसे बोल देगा कि इस साल्टी फ्लूइड में से, साल्टी हिस्से में से क्या करो कि भाई आप सारे जो पानी है उसे बाहर निकाल लो, पानी को क्या कर लो। तो सिर्फ जो यूरिन जाएगा वो किस हालत में जाएगा, कंसंट्रेटेड हालत में जाएगा। आगे देखिए, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स फॉल्स इन ब्लड, अब ये टोटली उलट होने वाला है मैकेनिज्म। यहाँ से खुद सोचें, जब मुकदार बढ़ी, कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, डिटेक्ट क्या किया उन्होंने, साल्ट को। मैसेज कहाँ पे भेजा, उसके बाद उसने किसे मैसेज भेजा, उसने क्या रिलीज किया, और उसके बाद एडीएच। अब सारा कुछ ये तब हुआ जब नमकियात की मुकदार बढ़ी। अब इसका टोटली उलट हम करें तो क्या ओस्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे, हाइपोथैलेमस के पास मैसेज आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ये हालत बनाएगा, सिंपल इज दैट। और यूरिन क्या बनेगा, डाइल्यूट बनेगा। यहाँ पर होने मैकेनिज्म होने में कंसंट्रेटेड था, और इसको उलट करेंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। आपकी बुक की रीडिंग करते हैं, कहता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट फॉल्स इन ब्लड, वो ब्लड में नीचे चली जाएगी, द हाइपोथैलेमस स्टॉप एडीएच, तो वो एडीएच को रिलीज ही नहीं करेगा। द वॉल्स ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट बिकम लेस परमिएबल, जो ज्यादा परमिएबल बने थे वो क्या होगी, गुड हो गया। सो लेस वाटर इज रीअब्जॉर्ब, तो पानी रीअब्जॉर्ब बहुत कम होगा, सिंपल। रिजल्टिंग एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, तो उसकी वजह से यूरिन क्या बनेगा, डाइल्यूट हो जाएगा। एज द रिजल्ट ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीज, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर दोनों क्या होंगे। अ पर्सन हु कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ एडीएच, ये कंडीशन है, कोई भी शख्स जिसके अंदर एडीएच पैदा नहीं हो रहा, ड्यू टू पिट्यूटरी डैमेज कॉन्स्टेंटली एक्सक्रीट लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, जिनके अंदर एडीएच पैदा ही नहीं हो रहा, उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ना कोई गड़बड़ हो चुकी है, उनमें हर बार हमेशा कॉन्स्टेंटली तौर पे डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है विद टू मच क्वांटिटी, ठीक है। दिस डिसऑर्डर इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस, इस बीमारी का नाम क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस। सच अ पर्सन इज इन अ डेंजर ऑफ बिकमिंग सीवरल डिहाइड्रेटेड, तो इन्हें खतरा है क्योंकि इनकी बॉडी सारा अगर पानी चला जाता है, जिसे हम गुम हैजा कहते हैं, सुना आप लोगों ने, तो उसकी भी ये सीवियर हालत हो जाएगी। और अगर पानी ही बॉडी का पूरा नहीं होगा तो अगली बात फिर आपको पता ही है, ऐलान ही होता है। आगे दूसरा हार्मोन है, ये सारा हो गया जी, याद हो रहा, चलो अब रेज कर दूं इसे, लगा दो। चलो जी, दूसरा हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एडीएच की समझ आ गई सारी, एल्डोस्टेरोन को डिस्कस करते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन, अब जाहिर है ये भी कहीं से खारिज होगा, ठीक है, ये अपनी बात याद रखनी। एल्डोस्टेरोन इज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग सोडियम एंड पोटेशियम लेवल ऑफ यूरिन, दो चीजों को ये मेंटेन करते हैं। कितनी चीजों को, एल्डोस्टेरोन का मेन काम यही होता है, मेंटेनिंग, क्या करना जी, मेंटेन लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये दो लेवल है, इन दोनों चीजों को मेंटेन करने का काम करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। किन के अंदर, इन यूरिन, ठीक हो गया जी, लाइन की समझ आ गई। आगे देखिए, इट इज प्रोड्यूस बाय, आप सबको याद होगा, मैं अक्सर एक डायग्राम ये जो हम गुर्दे की बनाते हैं, तो इसके ऊपर जो है ना, इस जगह पे आमना बी सीरीज, इस जगह पे ये हार्मोन पाया जाता है जिससे नाम देते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। इस ग्लैंड का क्या नाम है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, ये असल में इस हार्मोन को खारिज करता है, क्या करता है जी,
पर याद रखिएगा ये जो चीज है इसे भी कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड ही करेगा। चलो देखते हैं। बेसिकली ये कहां पे पाया जा रहा है? आउटर लेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ किडनी, किडनी के बिल्कुल ऊपर ये पाया जाता है। एल्डोस्टेरोन क्या है? secreted when blood pressure drops or sodium level in the blood are too low। ये तब खारिज होगा, अगर आपको सारी कहानी याद हो, पीछे एक हार्मोन जो था एल्डोस्टेरोन, ये तब रिलीज होता है जब खून के अंदर सोडियम का लेवल ड्रॉप हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन कब खारिज होगा? जब खून के अंदर सोडियम का लेवल ड्रॉप हो जाएगा। इट एक्ट ऑन द वॉल ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये गौर से सुन लें, डिस्टल कन्वोल्यूटेड कौन सी थी भला? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अगर आपने नेफ्रॉन वाला चाहे हिस्सा पढ़ा तो, जो ऊपर से नीचे आ रही होती है, असेंडिंग नहीं बल्कि डिसेंडिंग, डिसेंडिंग राइट, जो ऊपर जा रही होती है वो प्रॉक्सिमल होती है। ये कौन सी है? ओके ओके ओके, चलो डिस्कस करते हैं इसे। एंड कलेक्टिंग डक्ट, दो चीजों पे अब ये अमल होगा। जैसे सोडियम लेवल नीचे गया तो दो चीजों पे, कलेक्टिंग डक्ट पे और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट होगा। इट इंक्रीज सोडियम आयंस रीअब्जॉर्प्शन। यहां पर जो कलेक्टिंग डक्ट थी, जैसे ये लेवल कम होगा तो ये जो हार्मोन है ये इनमें वापस रीअब्जॉर्ब करवाएगा। किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा? सोडियम आयन की। किस चीज की जी? सोडियम आयन की। बात समझ आ रही सारे मैकेनिज्म की? फिर क्या होगा? ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इन ब्लड, वाटर आल्सो मूव फ्रॉम फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड। सिंपल सी बात है। तो जैसे ही इस हिस्से में सोडियम की मकदार ऊपर जाएगी तो ये सारे क्या होते जाएंगे? परमिएबल होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? परमिएबल होके इनके अंदर पानी की मकदार भी इंटर होती जाएगी। बस इतना ही आपने याद रखना है और कुछ नहीं। चैप्टर की टॉपिक क्लियर है। आपने ये याद रखना है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स वो ग्लैंड है जहां से एल्डोस्टेरोन हार्मोन खारिज होता है और इसका मेन काम मेंटेन करना होता है लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन यूरिन। और इसकी निशानी ये है कि जब सोडियम का लेवल नीचे जाएगा, सोडियम का लेवल ड्रॉप होगा, नीचे जाएगा, तो क्या होगा? सोडियम, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसके अंदर एक वार्तालाप आएगा, एक चेंज आएगा, और वो चेंज क्या करेगा? सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। सिंपल सिंपल इज दैट। और पानी की मकदार ऑटोमेटिकली वहां पर जाना शुरू हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कल से नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये जो हमारे किडनी से रिलेटेड बीमारियां हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।